नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही अहम पर शायद कम चर्चित हिस्से पर बात करने वाले हैं, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल। हमारे पास एक डिटेल्ड लेख है इस पर, जो बताता है कि ये कर्तव्य कहाँ से आए, क्या हैं और आज इनकी अहमियत क्या है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं थी। सही कहा। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया और नागरिकों के लिए इनका मतलब क्या है। और हाँ, ये बात तो है ही कि ओरिजिनल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का जिक्र था ही नहीं। जी चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को समझना। बिल्कुल। तो देखिए, शुरुआत में मतलब जब संविधान बना तब हमारे पास मौलिक अधिकार तो थे, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, वो तो हैं। लेकिन नागरिकों के लिए अलग से कर्तव्यों की कोई लिस्ट नहीं थी। हाँ, राज्य के लिए मतलब सरकार के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, नीति निर्देशक तत्व। वो एक तरह से राज्य के कर्तव्य थे, अच्छा। पर नागरिकों के लिए नहीं। ये जो मौलिक कर्तव्यों वाला चैप्टर है ना, पार्ट 4A, ये तो 1976 में आया। 1976 इमरजेंसी का दौर। हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी 1975-77 के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। उनकी सिफारिश पर 42वें संशोधन से इन्हें जोड़ा गया। अच्छा, तो ये आइडिया आया कहाँ से, मतलब प्रेरणा? इसकी प्रेरणा मुख्य रूप से ली गई थी उस समय के सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये भी देखिए कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे जो बड़े स्थापित लोकतंत्र हैं, उनके संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों की ऐसी कोई साफ लिस्ट नहीं मिलती। शायद जापान एक एक्सेप्शन है। अच्छा। जी, ज्यादातर समाजवादी देशों में ये कॉन्सेप्ट था कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, दोनों को बराबर महत्व दिया जाए। उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई कर्तव्यों को शुरू में शामिल न करना एक ऐतिहासिक भूल थी जिसे सुधारा जा रहा है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इन्होंने क्या कहा था स्पेसिफिकली? देखिए, समिति का मेन फोकस इस बात पर था कि नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता होना चाहिए, बल्कि देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये भी समझना चाहिए। ठीक है। उन्होंने असल में 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था, पर संविधान में 10 जोड़े गए और कुछ सिफारिशें थीं जो मानी नहीं गईं, और वो काफी दिलचस्प हैं। अच्छा, जैसे? क्या सिफारिशें थीं जो नहीं मानी गईं? एक तो ये था कि अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन न करे तो संसद को अधिकार हो कि वो जुर्माना या सजा तय कर सके। ओह, मतलब पनिशमेंट। हाँ, और ये भी कहा था कि ऐसे किसी भी कानून को, मतलब सजा वाले कानून को, किसी भी कोर्ट में इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा कि वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी। बिल्कुल। और एक और मजे की बात, उन्होंने ये भी सुझाया था कि टैक्स देना, कर चुकाना, इसे भी एक मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। अरे वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। पर ये माना नहीं गया। नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया गया। शायद ये दिखाता है कि सरकार नागरिक जिम्मेदारी पर जोर तो देना चाहती थी, पर टैक्स जैसी चीज जो वैसे भी कानूनी बाध्यता है, उसे सीधे मौलिक कर्तव्य बनाने से शायद थोड़ा हिचकिचा रही थी। हो सकता है। तो फिर फाइनली संविधान में कौन-कौन से कर्तव्य शामिल हुए और वो किस तरह के हैं? तो संविधान का आर्टिकल 51A है, जिसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11? आपने कहा 10 जोड़े गए थे। हाँ, शुरुआत में 10 थे, 11वां बाद में जोड़ा गया। अच्छा, कौन सा? वो 2002 में 86th संशोधन से जोड़ा गया। वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने से जुड़ा है, जो माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है। ओके, और बाकी 10? कुछ उदाहरण। हाँ, जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। जी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ये सामाजिक संस्कृति वाला थोड़ा अस्पष्ट सा नहीं लगता है? इस पे शायद आलोचना भी होती है। हाँ, होती है। हम उस पे आएंगे, पहले लिस्ट पूरी कर लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं,
रक्षा करना और उसका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। पर्यावरण सुरक्षा। जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ओके। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो ये हैं वो 10 और 11वां शिक्षा वाला। जी, इनकी कुछ खास बातें क्या हैं, मतलब फीचर्स? देखिए, इनमें से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं, मॉरल ड्यूटीज, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान। हाँ। और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, सिविक ड्यूटीज, जैसे संविधान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। ओके। ये कर्तव्य एक तरह से भारतीय जीवन शैली, हमारी परंपराओं, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं का जो सार है उसे दर्शाते हैं। और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ठीक है। और सबसे अहम बात जो आपने पहले पूछी थी, ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, इसका मतलब क्या है ठीक से, कि अगर कोई इनका पालन ना करे तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकती? सीधे तौर पर नहीं, मतलब आप किसी नागरिक को सीधे कोर्ट में नहीं घसीट सकते कि वो मान लीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहा। अच्छा। कोर्ट सीधे आदेश देकर इन्हें लागू नहीं करवा सकती, जैसे मौलिक अधिकारों के हनन पर करवा सकती है। तो फिर इनका फायदा क्या हुआ अगर कोर्ट लागू ही नहीं करवा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेअसर है। पहली बात, संसद कानून बना सकती है इन कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए। अच्छा, मतलब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? हाँ, और कई मामलों में कानून बने भी हैं, जैसा हम आगे देखेंगे। दूसरी बात, ये नागरिकों के लिए एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर? किस बात का? कि भाई, आपको अधिकार मिले हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं देश और समाज के प्रति। ये एक तरह से चेतना जगाने का काम करते हैं। लेकिन आलोचना तो होती होगी इनकी। आपने वो सामाजिक संस्कृति वाले पॉइंट पर इशारा किया था। हाँ बिल्कुल, आलोचना के कई पॉइंट्स हैं। एक तो यही कि लिस्ट पूरी नहीं है। कई जरूरी चीजें जैसे वोट डालना, टैक्स देना, परिवार नियोजन, ये सब इसमें शामिल नहीं है। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, कुछ कर्तव्य बहुत अस्पष्ट हैं, वेग हैं, जैसे वही उच्च आदर्श या सामाजिक संस्कृति या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इनकी व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सही बात है। तीसरा, क्योंकि ये गैर न्यायोचित हैं, तो आलोचक कहते हैं कि ये बस नैतिक उपदेशों का एक कोड बनकर रह गए हैं। मतलब अच्छी बातें हैं पर कानूनी तौर पर दांत नहीं है इनके पास। और इन्हें संविधान में कहाँ रखा गया है? क्या इससे भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, ये भी एक आलोचना का बिंदु है। इन्हें पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A में जोड़ा गया, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद। मौलिक अधिकारों पार्ट 3 के बराबर नहीं रखा गया। कुछ लोग मानते हैं कि इससे इनका महत्व कम हो गया, ये बस एक परिशिष्ट, एक अपेंडिक्स जैसे लगते हैं। ओके, तो काफी आलोचनाएं हैं, फिर भी आप कह रही हैं कि इनका महत्व है। पहला, ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों का आनंद लेते समय उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। एक संतुलन। हाँ। दूसरा, ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना, इनके खिलाफ एक चेतावनी का काम करते हैं। ठीक है। तीसरा, ये नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ाते, ये उन्हें राष्ट्र के लक्ष्यों को साकार करने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। चौथा, ये अदालतों के लिए भी उपयोगी हैं। कोर्ट किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय इन कर्तव्यों को ध्यान में रख सकती है। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि किसी कानून की व्याख्या करते समय अगर एक व्याख्या मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाती है तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओके, ये महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा, ये कानून द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। संसद ने कई कानून बनाए हैं जो असल में इनमें से कुछ कर्तव्यों को लागू करते हैं। जैसे? इसके लिए 1999 में वर्मा समिति बनी थी। उसने कुछ ऐसे कानूनी प्रावधानों की पहचान की जो मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन से जुड़े हैं। अच्छा, वर्मा समिति। हाँ, जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है। ये सीधे कर्तव्य ए से जुड़ा है। या फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ये धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव या दुश्मनी फैलाने को दंडनीय बनाता है।
ये कर्तव्य ई से जुड़ा है, जो भाईचारे की बात करता है। ओके। इसी तरह भारतीय दंड संहिता के प्रावधान हैं जो राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाने वाले आरोपों को दंडनीय बनाते हैं। कर्तव्य सी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है जो लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाता है। कर्तव्य जी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। तो कई कानून हैं जो इन कर्तव्यों को सिर्फ नैतिक सलाह नहीं रहने देते। समझ गया। तो मतलब ये सिर्फ कागज पर नहीं है, इनके पीछे कानूनी ताकत भी है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो। बिल्कुल। जब ये लाए गए थे 1976 में, तब राजनीतिक माहौल कैसा था? मतलब सरकार और विपक्ष का क्या रुख था? देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया था। जाहिर है, इमरजेंसी का दौर था, तो विपक्ष ने इसका और 42वें संशोधन का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जब इमरजेंसी हटी और जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, हाँ, उन्होंने तो 42वें संशोधन की काफी चीजें बदल दी थीं। बिल्कुल। 44वें संशोधन से उन्होंने बहुत कुछ बदला, लेकिन उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को संविधान से हटाया नहीं। अच्छा। ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। हाँ। इससे लगता है कि समय के साथ इन कर्तव्यों पर एक तरह की राजनीतिक सहमति, एक कंसेंसस बन गया। और 2002 में जब वाजपेयी जी की सरकार ने 11वां कर्तव्य जोड़ा, वो भी तो इसी सहमति को दिखाता है। हाँ। अलग अलग विचारधाराओं की सरकारों ने इन्हें बनाए रखा और यहाँ तक कि इसमें वृद्धि भी की। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो मौलिक कर्तव्य संविधान में एक तरह से अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश के रूप में आए। इन पर बहस हुई, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन ये टिके रहे और आज भी संविधान का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें, मतलब नागरिकों को, हमारी भूमिका याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ अपने हक ही नहीं पता होने चाहिए, बल्कि देश और समाज के प्रति हमारे क्या फर्ज हैं, इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। जी। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि ये देखते हुए कि मौलिक कर्तव्य खुद सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, मतलब वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन उनमें से कई के पालन के लिए, जैसा आपने बताया, अलग से स्पेसिफिक कानून मौजूद हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का कानून या पर्यावरण सुरक्षा के कानून। तो नागरिकों के व्यवहार को और राष्ट्रीय लक्ष्यों को दिशा देने में इन कर्तव्यों की असल प्रैक्टिकल ताकत क्या है और भविष्य में इनका क्या रोल हो सकता है, सोचेगा जरूर।